एक्सेस ऑफ ट्रूथ में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी शुरू कर रहे हैं जो शायद उन सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है जिन्हें मैंने इस शो में उजागर किया है। अमेरिका इजराइल साझेदारी खत्म करने की इस मानहानि अभियान के पीछे असली जिम्मेदार कौन है? दो एंटी इजराइल झूठी खबरें एक ही संस्था से आईं, एक ही नेटवर्क से फैली और दोनों इस्लामिक रिपब्लिक के एक ही रणनीतिक हित को साध रही हैं। अमेरिकियों को समझाने की कोशिश की इजराइल ने चुपचाप उनके देश पर कब्जा किया है। अब मैं ये कहकर शुरुआत करना चाहूंगी कि हमारे पास इसका प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कि आदेश सीधे तेहरान से आया था, लेकिन हमारे पास जो है वह है पैटर्न, समय, नेटवर्क, प्रचारक और लाभार्थी। किस बिंदु पर संयोग ही स्पष्टीकरण बनने लगता है? तो पहली बदनामी जो मुझे यकीन है कि आपने अब तक सुन ली होगी वो ये थी कि इजराइल गुप्त रूप से इन्फ्लुएंसर्स को इजराइल का प्रचार करने के लिए प्रति पोस्ट $7,000 दे रहा है। दूसरी बदनामी जो इसी हफ्ते उसी प्लेटफॉर्म द्वारा जारी की गई ये है कि कांग्रेस चुपचाप संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को आईडीएफ के साथ मिला रही है। दोनों साफ झूठी और जानबूझकर की गई गलत व्याख्याएं हैं। दोनों को वायरल करने के लिए बनाया गया था और इजराइल विरोधी वही लोग इन्हें उठा लेते हैं जो हमेशा वही बातें दोहराते हैं जिससे तेहरान को फायदा होता है। असली चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों की शुरुआत एक ही मूल प्रकाशन रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट से होती है, जो क्विंसी इंस्टीट्यूट का आधिकारिक प्रकाशन है। वो थिंक टैंक जिसे त्रिता पारसी ने सह स्थापित किया, जो अब बदनाम नेशनल इरानियन अमेरिकन काउंसिल (NIS) के सह संस्थापक है। अब त्रिता को वॉशिंगटन में लगातार किसी सम्मानित ईरान विशेषज्ञ की तरह पेश किया जाता है, लेकिन वर्षों से त्रिता और NISC पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वे खुद शासन के साथ चाहे आधिकारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से काम कर रहे हैं। उन पर यह भी आरोप है कि वे अमेरिकी धरती पर शासन समर्थक लॉबी के रूप में काम करते हैं। NISC एक ऐसा संगठन है जिसे ईरानी अमेरिकी समुदाय घोर नफरत करता है, क्योंकि वे अक्सर इस्लामी शासन के पक्ष में रुख अपनाते हैं। कितना सुविधाजनक है। इन दिनों हर एक मुद्दे पर आप सोशल मीडिया पर त्रिता पारसी को वही साजिशें दोहराते हुए पाएंगे जो खुद इस्लामी गणराज्य प्रचारित कर रहा है। शासन पर दबाव डालना गलत है। इजराइल और AIPAC समस्या है। इजराइल अमेरिका को युद्ध में घसीट रहा है। जवाब अक्सर आतंकवादी शासन को और रियायतें देना होता है, जो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाता है। इसी माहौल ने दो वायरल एंटी इजराइल साजिशी थ्योरीज को जन्म दिया, जो पिछले साल सबसे ज्यादा वायरल रहीं। चलिए नई वाली से शुरू करें। इस हफ्ते रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट ने कहा कि कांग्रेस चुपचाप अमेरिका और इजराइल की सेनाओं को एकीकृत करने की दिशा में बढ़ रही है। 2027 NDAA के सेक्शन 224 को लेकर घबराहट है, जिसमें अमेरिका इजराइल रक्षा तकनीक सहयोग पहल का प्रस्ताव है। इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है और गहरा, संयुक्त अनुसंधान और विकास, जिसमें रक्षा तकनीकों, साइबर, AI, ड्रोन रोधी क्षमताओं और मिसाइल रक्षा पर सहयोग शामिल है। लेकिन वे इसे ऐसे नहीं दिखाना चाहते और ना ही बताते हैं कि अमेरिका के अन्य सहयोगियों के साथ भी ऐसे ही अनुसंधान और विकास समझौते हैं। वे ऐसे दिखाते हैं जैसे IDF पेंटागन में घुसकर पासवर्ड ले लेगी और तेल अवीव से अमेरिकी सेना चलाएगी। यही असली चाल है। वे इस बिल का विरोध करने की लॉबिंग नहीं कर रहे। वे एक साजिश सिद्धांत बना रहे हैं, जिसमें एक साझेदारी जो असल में जानें बचाती है, अमेरिकी सेना पर नियंत्रण पाने में बदल जाती है। और स्पष्ट है, इस पर राजनीतिक सहमति इसलिए नहीं है कि ये अमेरिका के सर्वोत्तम हित में है। नहीं, वो भी एक साजिश है कि AIPAC अमेरिकी सरकार को नियंत्रित करने वाला कारक है। अब ये वही एंटी AIPAC जुनून है जो हम बार बार ऐसे पागल लोगों से देखते हैं, जैसे जेंग उयगुर और मार्जरी टेलर ग्रीन, कि AIPAC एक ऐसा संगठन है जो अमेरिकी कांग्रेस को नियंत्रित और हेरफेर करता है। असलियत में AIPAC एक अमेरिकी संगठन है। ये अमेरिकी नागरिकों से बना है और पूरी तरह से अमेरिकी पैसों से वित्त पोषित है। जब कांग्रेस इजराइल के साथ अनुसंधान और विकास बढ़ाना चाहती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि IDF अमेरिकी सेना पर कब्जा कर रहा है या AIPAC कांग्रेस को खरीद रहा है। ये अमेरिका अपने सबसे उन्नत, अनुभवी और युद्ध में परखे गए सहयोगियों में से एक के साथ काम कर रहा है। जैसे ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटक्राफ्ट ने लेख छापा, कुछ घंटों में अल जजीरा और अल जजीरा RT ने उसे उठा लिया। कोड पिंक जैसे इजराइल विरोधी समूहों ने अमेरिका इजराइल सेनाओं के विलय पर चेतावनी दी। पर बैड।
इन सभी ने इजराइल द्वारा अमेरिकी सेना पर कब्जा करने की इस त्रासदी पर पोस्ट करना शुरू किया। इससे हम पहले आरोप पर लौटते हैं। याद है वो वायरल दावा कि इजराइल हर पोस्ट के लिए $7,000 दे रहा था? वही स्रोत, वही आरोप भी उसी से आया था। असल में हुआ क्या था वो ये है। इजराइल के विदेश मंत्रालय से जुड़े ब्रिजेस पार्टनर्स और हवास मीडिया ग्रुप जर्मनी के जरिए एक सार्वजनिक फारा पंजीकृत इन्फ्लुएंसर अभियान चला रहे थे। यानी ये गुप्त नहीं था, ये अमेरिकी कानून के तहत एक पंजीकृत और घोषित अभियान था। फाइलिंग में उद्देश्य अमेरिका इजराइल सांस्कृतिक आदान प्रदान बढ़ाना बताया गया था, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। आप तय कर सकते हैं कि विदेशी सरकारें सार्वजनिक कूटनीति अभियान चलाएं या नहीं, लेकिन ऐसा मत दिखाइए कि ये गुप्त साजिश है, जबकि इसे फेरा के तहत अमेरिकी सरकार में दर्ज किया गया था। क्विंसी इंस्टीट्यूट ने फाइलिंग देखी और मजेदार किया। उन्होंने $9 लाख के अभियान बजट से अपनी चुनी हुई लागत घटा दी और फिर उन्होंने उस पैसे को बहुत ही कम अनुमान यानी 75 से 90 पोस्ट्स से विभाजित कर दिया। इसी तरह उन्होंने हेडलाइन बनाई कि इजरायली इन्फ्लुएंसर्स को हर पोस्ट पर $7,000 दे रहा था। लेकिन जब आप फारा सामग्री पढ़ते हैं तो तस्वीर अलग होती है। दस्तावेज में लिखा है कि हर इन्फ्लुएंसर को 5 महीने तक हर महीने 25 से 30 पोस्ट करनी है। इसका मतलब है कि एक पोस्ट की कीमत $220 से $440 प्रति पोस्ट के बीच होगी। ये $7,000 से काफी अलग है। अब साफ तौर पर ये इजराइल का समर्थन करने वाले किसी भी व्यक्ति को एजेंट के रूप में बदनाम करने की बुरी नीयत से की गई कोशिश थी और इसके अलावा यहूदी लोगों की निष्ठाहीनता जैसी साजिशों और विषयों को अमेरिकी मुख्यधारा की बातचीत में बढ़ावा देने के लिए भी थी। ये सचमुच ईरान के इस्लामी गणराज्य और खोमैनीवादी विचारधारा का पहला एजेंडा है और दुख की बात है कि त्रीता पारसी जैसे लोगों की वजह से वे इसमें बहुत सफल रहे हैं। सोशल मीडिया पर वो $7,000 वाला झूठ तेजी से फैल गया। इसे यहूदी आवाजों को चुप या अनदेखा करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल किया जाता है जो वैश्विक यहूदी विरोधी नफरत को उजागर करती हैं। क्या आप ये पैटर्न देख रहे हैं? वे कहेंगे कि इजराइल समर्थक आवाजें गुप्त रूप से पैसे लेने वाले ऑपरेटिव हैं ताकि प्रमुख आवाजों को अविश्वसनीय ठहराया जा सके। वे दावा करते हैं कि एआई पैक एक विदेशी लॉबी है जो कांग्रेस को ब्लैकमेल करती है, उसे नियंत्रित करती है और अमेरिका इजराइल संबंधों पर हमला करती है। वे जनता से कहते हैं कि इजराइल के साथ रक्षा सहयोग का मतलब है कि आईडीएफ अमेरिकी सेना के साथ मिल रही है ताकि अमेरिकियों को डराकर ये यकीन दिलाया जा सके कि इजराइल अमेरिकी सेना को नियंत्रित करना चाहता है और उनमें अविश्वास फैलाया जा सके। इसका उद्देश्य स्पष्ट है, अमेरिकियों को सशंकित महसूस कराना और ये सोचने पर मजबूर करना कि इजराइल उनका पैसा चुरा रहा है, प्रभावशाली और राजनेताओं को खरीद व नियंत्रित कर रहा है और सेना पर भी कब्जा कर रहा है। इन अभियानों से फायदा किसे होता है? क्या अमेरिका को अपने सबसे अहम सहयोगी को मध्य पूर्व में कमजोर करने से कोई लाभ है? जब इस्लामी शासन अपने प्रॉक्सी नेटवर्क बढ़ा रहा है, मिसाइल कार्यक्रम बना रहा है और वैधता के संकट से बचना चाहता है? नहीं। क्या इजराइल को इससे फायदा है कि अमेरिकी मां ने उनका देश आईडीएफ ने हाईजैक किया? बिल्कुल नहीं। तो फायदा किसे होता है? इस्लामी गणराज्य को ही। संभव है तेहरान ने यह हेडलाइन नहीं लिखी, लेकिन इससे बेहतर हेडलाइन नहीं बना सकता था। इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस को पूछना चाहिए कि इस सिस्टम को कौन पैसा दे रहा है, कौन इसे बढ़ावा दे रहा है और कौन किसके साथ तालमेल बिठा रहा है। ये वही दावे बार बार एक ही जगह से क्यों शुरू होते हैं, वही नेटवर्क से होकर क्यों गुजरते हैं और इस्लामिक शासन के वही रणनीतिक हितों की सेवा क्यों करते हैं? ये मिथक तही से अचानक नहीं आए हैं। ये एक खास स्रोत से आए हैं जिसका संबंध इस्लामिक शासन से है। नतीजा वही रहता है, चाहे आदेश सीधे तेहरान से आए या शासन समर्थक मशीन वही करे जो शासन चाहता है। अमेरिका इजराइल गठबंधन को निशाना बनाया जा रहा है और करने वाले मानते हैं कि आप इसे नोटिस नहीं करेंगे। यही बात हमें कतर तक ले आती है, चाहे आप यकीन करें या नहीं। इस हफ्ते IIS चैप रिपोर्ट में पता चला कि कतर ने 17 सालों में अमेरिकी शिक्षा प्रणाली को इजराइल के खिलाफ प्रभावित करने के लिए $65 मिलियन से ज्यादा खर्च किए। हम स्कूल, विश्वविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, राष्ट्रीय शिक्षा नेटवर्क और पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं जो तय करता है कि अमेरिकी बच्चों को इजराइल, मध्य पूर्व, आतंकवाद और मुस्लिम ब्रदरहुड के बारे में क्या पढ़ाया जाता है। ये कोई अलग मामला नहीं है।
कतर अमेरिकी विश्वविद्यालयों का बड़ा विदेशी फंडर है। संघीय खुलासों के अनुसार 2025 में अमेरिकी विश्वविद्यालयों को सबसे अधिक विदेशी उपहार और अनुबंध कतर से मिले, जिनकी राशि 1.1 अरब डॉलर से अधिक थी। अन्य विश्लेषणों के अनुसार कतर का अमेरिकी उच्च शिक्षा में कुल योगदान लगभग 6.6 अरब डॉलर है, और फिर भी हमें इस पर विश्वास करना चाहिए, इसका कोई असर नहीं है कैंपस की संस्कृति, मिडिल ईस्ट स्टडीज, इजराइल को बदनाम करने या इन संस्थानों में इस्लामी आंदोलनों को आदर्श बनाने पर, जो अमेरिका के भविष्य के नेताओं को तैयार करते हैं। जरा सोचिए। फिर है वॉशिंगटन। जब से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार 2016 में चुने गए, कतर ने लगभग 250 मिलियन डॉलर्स फारा में पंजीकृत लॉबिंग और जनसंपर्क फर्मों पर खर्च किए हैं। कुल 88 फर्में। और जनवरी 2021 से जून 2025 तक कतर के एजेंट्स ने अमेरिका में राजनीतिक संपर्कों के साथ 627 व्यक्तिगत मुलाकातों की रिपोर्ट की, जो दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा है। जब ऑनलाइन उन्मादी लोग एपैक पर चिल्लाते हैं, जो अमेरिकियों द्वारा वित्त पोषित एक अमेरिकी संगठन है, वही कतर लॉबिस्ट्स, पीआर फर्म्स, विश्वविद्यालय और शिक्षा नेटवर्क वॉशिंगटन में पहुंच के लिए सैकड़ों मिलियन डॉलर्स खर्च कर रहे हैं। साथ ही एक प्लेन भी है। कतर के शाही परिवार ने ट्रंप प्रशासन को सैकड़ों मिलियन डॉलर का बोइंग 747 ऑफर किया था, जिसे अस्थायी एयरफोर्स 1 बनाया जा सकता था, और ये वही सरकार है जो हमास की मेजबानी करती है, अल जजीरा फंड करता है, और अमेरिकी शिक्षा वो वॉशिंगटन के प्रभाव नेटवर्क्स में पैसा लगाता है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति को उड़ता महल ऑफर करता है, और हमें ये दिखावा करना है कि ये बस एक उदार सा तोहफा है। कतर हमास की मेजबानी करता है। कतर पश्चिमी देशों में प्रभाव बढ़ाने, इजराइल और यहूदियों को बदनाम करने वाले मीडिया को फंड देने और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में अरबों डॉलर निवेश करता है। वे आग लगाने और बुझाने वाले दोनों हैं। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान प्रचार और अंदरूनी तोड़फोड़ से अमेरिका इजराइल गठबंधन तोड़ना चाहता है। कतर अमेरिकी सोच, अमेरिकी कक्षा और अमेरिकी नीति व्यवस्था में अपनी जगह खरीदना चाहता है। ये दोनों ही अमेरिका विरोधी प्रभाव अभियान हैं, और अमेरिकियों को इससे पहले कि बहुत देर हो जाए जाग जाना चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं इस्लामिक रिपब्लिक के साथ चल रही इन वार्ताओं के बारे में एक और बात कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि इन वार्ताओं के पीछे की पूरी सोच ही गलत है। समस्या सिर्फ उस समझौते की शर्तों में नहीं है, जो भी समझौता हो सकता है। असली समस्या तो खुद शासन है। पश्चिमी अधिकारी शासन के बारे में ऐसे बात करते रहते हैं जैसे वो कोई सामान्य देश है जिसकी एक सामान्य सरकार है, जिसे दबाव डालकर या प्रोत्साहित करके, खुशामद या यहाँ तक कि रिश्वत देकर आखिरकार राष्ट्रों के समुदाय में वापस लाया जा सकता है। यही कल्पना पिछले 40 वर्षों की असफल ईरान नीतियों का केंद्र रही है। ये शासन सामान्य राजकाज पर आधारित नहीं है, ये इस्लामी न्यायविद की अभिभावकता की विचारधारा पर आधारित है। ये एक क्रांतिकारी धर्मतंत्र है जिसे क्रांति के निर्यात, इजराइल की तबाही, अमेरिका का अपमान और ईरानी लोगों को कुचलकर अधीन करने के लिए बनाया गया है। वे रियायतों को सद्भावना के रूप में नहीं देखते, वे रियायतों को कमजोरी के रूप में देखते हैं। वे बातचीत को समझौते के रूप में नहीं देखते, वे बातचीत को युद्ध भूमि मानते हैं जहां पश्चिम को अपने हिसाब से चलाया जा सके। असल में ऐसा कोई परिदृश्य नहीं जहां इस शासन को 6 या 12 अरब डॉलर या किसी भी रकम की प्रतिबंध राहत तर्क संगत हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये किसने पेश किया है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि ये पैसा इस्लामी शासन को जाता है। ओबामा प्रशासन ने पहले भी शासन को नकद और वैधता दी थी, जिससे उन्होंने मध्य पूर्व में विस्तार किया, प्रतिनिधियों को फंडिंग दी और आतंक नेटवर्क बनाए। उन्होंने हमास, हिजबुल्लाह, हौथी और अन्य मिलिशियाओं को हथियार दिए और वो ढांचा बनाया जिससे 7 अक्टूबर की घटना हुई। तो हम फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? परमाणु मुद्दे पर भी संदेश उलझे हैं। एक दिन कहा जाता है कि परमाणु हथियार नहीं होंगे, अगले ही दिन ऐसा लगता है कि सीमित संवर्धन शायद ठीक है। नहीं, एकमात्र स्वीकार्य संख्या 0 है। 0 संवर्धित यूरेनियम, न घरेलू संवर्धन, न बम तक कोई रास्ता। अगर वे कल 0 संवर्धन मान भी लें, फिर क्या? ये अब भी दुनिया का सबसे बड़ा राज्य प्रायोजित आतंकवाद समर्थक है। ये वही शासन है जो हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और मिलिशियाओं को फंड करता है, जिन्होंने सैकड़ों अमेरिकियों को मारा और बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ये वही शासन है जो हत्या, बंधक कूटनीति, साइबर हमले और वैश्विक आतंक नेटवर्क चलाता है। ये वही शासन है जो ईरानियों को फांसी देता, प्रदर्शनकारियों को मारता, महिलाओं को प्रताड़ित करता और नागरिकों को आजादी मांगने पर मौत की सजा देता है। तो फिर प्रतिबंधों में राहत पर विचार भी क्यों किया जा रहा है?
ये वार्ताएं प्रॉक्सी आतंकवाद की फंडिंग का समाधान नहीं करती, ये बैलिस्टिक मिसाइल निर्माण का समाधान नहीं करती, ये बंधक बनाए जाने की समस्या का समाधान नहीं करती, ये शासन या अमेरिका के खिलाफ युद्ध का समाधान नहीं है, और सबसे अहम, ये मुख्य मुद्दे यानी ईरानी लोगों का समाधान नहीं देती, क्योंकि ईरानी लोग पश्चिम से शासन बचाने के लिए नया समझौता नहीं मांग रहे हैं। वे जान इसलिए नहीं दे रहे कि कोई पश्चिमी राजनयिक उनके अत्याचारियों से हाथ मिलाए और इसे शांति कहे। स्टीव विटकॉफ, वे एक अवैध आतंकवादी तानाशाही का अंत मांग रहे हैं। तो उनकी बात सुनने के बजाय अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी उस शासन को बनाए रखने में लगा है जिससे ईरानी लोग बेतहाशा भागना चाहते हैं। जाग जाइए, इस्लामी गणराज्य से अच्छा समझौता संभव नहीं है। दुनिया खोमैनीवादी आतंकी शासन को रिश्वत देकर उसे स्विट्जरलैंड नहीं बना सकती। एकमात्र स्वीकार्य परिणाम है शासन के परमाणु कार्यक्रम, उसके आतंकी नेटवर्क, उसके मिसाइल कार्यक्रम और ईरानी लोगों पर उसकी पकड़ का पूरी तरह परास्त होना। कोई संवर्धन नहीं, कोई प्रतिबंधों में राहत नहीं, कोई वैधता नहीं और इस्लामी गणराज्य के साथ कोई समझौता नहीं। अब इस हफ्ते की अच्छी, बुरी और बदसूरत खबरों की ओर बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं हमारी बुरी खबर से, क्योंकि हमें हमेशा सकारात्मक तरीके से खत्म करना पसंद है। यूरोप में यहूदी विरोधी भावना फिर सामने आई, इस बार बार्सिलोना में, जहां स्टार ऑफ डेविड वाला नेकलेस पहनने पर एक यहूदी महिला और उसके साथी को स्पा से निकाल दिया गया। वीडियो में दिख रहा है कि स्पा कर्मचारी ज़ायोनिस्ट से समस्या बता रहे हैं और पीछे लोग फ्री पैलेस्टाइन चिल्ला रहे हैं। ये बेहद घिनौना दृश्य था। इसका एक हिस्सा देखें। गंभीर व्यक्ति, आपने मुझसे वो सवाल क्यों पूछा? क्योंकि मुझे नहीं पता, किसी ने बताया। आप? क्या वो यहूदी सितारा पहन रहा है? क्योंकि मैं सितारे के खिलाफ नहीं हूँ, दरअसल मैं व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ। यहूदी वहाँ है, ज़ायनिस्ट, वे लगभग एक ही चीज है। असल में ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे इसकी इजाजत है। नहीं, मुझे बाहर मत करो। तुम्हें पता है क्यों? मैं देख रही हूँ। तुम्हें? क्या तुम मजाक कर रही हो? हम ज़ायन दासंगार का समर्थन नहीं करते, हम भी नहीं करते। नहीं, तुम्हें तो पता भी नहीं है। हम तुम्हारा समर्थन नहीं करते क्योंकि यही तुम्हारी स्थिति है। फ्री फिलिस्तीन। तुम मजाक कर रहे हो क्या? फ्री फिलिस्तीन। मैंने यहूदी स्टार पहना था। उसने पूछा क्या मैं ज़ायोनिस्ट हूँ, इसलिए मुझे अंदर नहीं जाने दिया। तो भाड़ में जाओ। भाई कमी में स्वाद। वाह 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 वाह, बार्सिलोना में स्वागत है। महिला ने बताया कि घटना के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी और मुझे पता है कि खुद स्पा ने इसकी निंदा की है और कहा है कि इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले समूह को अब वहां कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीद है खुले भेदभाव पर और कदम उठेंगे। सच कहूं, जब वे ज़ायोनिस्ट कहते हैं तो असल में वे यहूदी ही कहते हैं। मेरा मतलब है ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एक महिला ने डेविड स्टार का नेकलेस पहना था। ये कोई अलग ज़ायोनिस्ट प्रतीक नहीं है, सिवाय इसके कि ये एक यहूदी प्रतीक है, और मैं कहूंगी कि ये दोनों एक ही चीज है, ठीक वैसे ही जैसे वीडियो में महिला ने कहा। लेकिन हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। हम देखते हैं कि दूसरे लोग यहूदी समुदाय के लिए ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही है और क्या नहीं, जैसे कि यहूदियों को उनके विचारों के बारे में किसी तरह की परीक्षा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और ये बहुत घिनौना है। सच कहूं तो ये बिल्कुल ही घिनौना है। मेरा मतलब है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि किसी और अल्पसंख्यक समूह से ये मांगना कि वे अपने नागरिक अधिकार आंदोलन की निंदा करें सिर्फ इसलिए कि उन्हें किसी स्पा, किसी कार्यक्रम या किसी रेस्तरां में जाने की अनुमति मिल सके। मेरा मतलब है, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ही हास्यास्पद है। कुछ लोगों के दिमाग में जो अज्ञानता और गलत जानकारी भर गई है, खासकर वोक लेफ्ट में, लेकिन वोक राइट में भी, वो स्तर वाकई हैरान करने वाला है। ये बहुत परेशान करने वाला है। उन्होंने यहूदी सितारा देखकर तय किया कि वो यहाँ स्वागत योग्य नहीं है। और आप जानती हैं, ये समझना जरूरी है कि ये एक्टिविज्म नहीं है। एक्टिविज्म ऐसा नहीं दिखता। ये बिल्कुल भी फिलिस्तीनी समर्थक नहीं है। ये तो बस पुरानी यहूदी विरोधी नफरत है। अगर कोई कहे कि ये सिर्फ इजराइल या ज़ायोनिस्ट्स के बारे में है, तो उन्हें ये दिखाएं ताकि पता चले कि ये लोग असल में कौन हैं। अब एक और बदसूरत कहानी। यकीन करना मुश्किल है कि पिछली कहानी बदसूरत नहीं थी, पर आज की दुनिया में इतनी बदसूरती है, मैं क्या कहूँ। कैंडीज ओवेंस और एना कैस्पेरियन ने लगभग 90 मिनट तक बैठकर यहूदी विरोधी सबसे विकृत बातें कहीं, जैसी आप सोच भी नहीं सकते। मैं सच में कोई बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रही हूँ।
कृपया खुद को इस यातना के लिए न मजबूर करें। वहां कई हास्यास्पद बेवकूफी भरी बातें और साजिशें हुई जिनमें सबने एक दूसरे को उकसाया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कैंडिस इस बारे में बात कर रही थी जिसे उन्होंने खुद कहा। उन्होंने ऐसे शब्दों में कहा, चुने हुए लोग, ना कि जायोनिस्ट, ना कि इजरायली, बल्कि चुने हुए लोग। उसने दावा किया कि वे बिना किसी परिणाम के बच्चों की सामूहिक हत्या करते हैं। इसी दौरान जवाब में एन्ना कास्पेरियन, आधुनिक ईवा ब्राउन ने विरोध नहीं किया। देखिए, क्योंकि आप देखेंगे कि रूढ़िवादी लोग गाजा और अब लेबनान में जो हो रहा है उस पर तालियां बजाते हैं और खुद को जीवन समर्थक कहते हैं। हाँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बातों में थी, जहाँ मैं सोच रही थी कि हम जीवन समर्थक हैं, और आप मुझे बता रहे हैं कि इसमें एक अपवाद है, क्योंकि आपकी कोई विधर्मी धार्मिक सोच है जो आपको ये बता रही है कि ये सारे नियम, जाहिर है हमें इनका पालन करना चाहिए, और जाहिर है यही सही काम है, और भगवान 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 यीशु मसीह। और फिर वे कहते हैं, लेकिन अगर ये इजराइल में होता है तो कोई बात नहीं। तो मैं सोच रही हूँ, तो इसमें एक अजीब सा अपवाद है जहाँ हम बच्चों की सामूहिक हत्या कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो इजराइल में हो। हर सामूहिक हत्यारा बस इजराइल क्यों नहीं चला जाता और वहां जो चाहे वो क्यों नहीं कर लेता? हाँ, यही तो हम यहाँ करते हैं। लोग यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि वे बच्चों की सामूहिक हत्या करना चाहते हैं। बिल्कुल कैंडिस। अब मैंने इस क्लिप को खास तौर पर इसलिए चुना क्योंकि ऐसी कई क्लिप्स हैं, लेकिन ये वाली इसलिए क्योंकि इसमें साफ तौर पर दिखता है कि ये इजराइल की आलोचना नहीं है, ये किसी नीति पर असहमति नहीं है। ये दो कड़वे लोग हैं जो एक दूसरे को यहूदियों के खिलाफ घिनौनी लांछनबाजी के लिए उकसा रहे हैं। जायनिस्ट नहीं, यहूदी। कि यहूदी सोचते हैं कि वे सबसे ऊपर हैं, कि यहूदी हत्या करके भी बच जाते हैं, कि यहूदियों को नैतिकता या कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें कोई विशेष छूट मिली हुई है। मेरा मतलब है, वे सचमुच तीसरे राइख के प्रसारण जैसी लगती हैं। आप इजराइल से नफरत कर सकते हैं और फिर भी मान सकते हैं कि ये महिलाएं शर्मनाक हैं। हॉर्स शू थ्योरी अब भी अजेय है। अब आखिरकार अच्छी कहानी के लिए अच्छा या बुरा दोनों हो सकता है। इस हफ्ते हमने देखा कि ईरान के अंदर 8 और 9 जनवरी को हुए प्रदर्शनों की पहले कभी ना देखी गई फुटेज सामने आने लगी, जब ईरानी लोग सड़कों पर उतर आए थे और इंटरनेट बंद कर दिया गया था। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार उन प्रदर्शनों में शासन ने 20,000 से 40,000 ईरानियों का नरसंहार किया था। लेकिन पूरे युद्ध के दौरान इंटरनेट के बंद होने के कारण, जो आधुनिक इतिहास की सबसे लंबी इंटरनेट ब्लैकआउट थी, ईरानी जनता की आवाज की तुलना में बहुत कम सुनाई दी। अब इंटरनेट कुछ हद तक बहाल हुआ है। भारी निगरानी और फिल्टरिंग के बावजूद हम पहली बार वहां की घटनाओं की फुटेज देख पा रहे हैं, जो अच्छा नहीं है। IRGC और बासीजे द्वारा ईरानी जनता की भीड़ पर गोली चलाने की फुटेज सामने आई है, लेकिन हमने असीम साहस की भी फुटेज देखी है। ईरानी लोग इन कदमों के जोखिम जानते हुए लाखों की संख्या में विभिन्न शहरों में शेड सूरज के झंडे और रेजा पहलवी के पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे, उनकी वापसी के नारे लगाए। देखिए। ये मेरे लिए है। खुदा की कसम बोलो, माशाल्लाह माशाल्लाह। नारा नारा। वे कह रहे हैं, पहलवी लौटेंगे। ये अंतिम लड़ाई है, पहलवी लौटेंगे। ये दिलचस्प है क्योंकि इस क्लिप में रेजा पहलवी के नाम वाले पोस्टर्स दिख रहे हैं। मुख्यधारा मीडिया की बड़ी हिस्सेदारी शुरुआती क्लिप से ऑडियो हटाकर कह रही थी कि ये वैसा नहीं है जैसा वे चाहते हैं, या इसे बदल दिया गया है। ये बहुत ही स्पष्ट अभियान है क्राउन प्रिंस के खिलाफ, जबकि लोग तो वही कह रहे हैं। अगर आप नहीं मानते कि जनता शासन के खिलाफ है, तो देखें कैसे प्रदर्शनों में उन्होंने IRGC के आतंकवादी नेता कासिम सुलेमानी की मूर्ति गिरा दी। माशाल्लाह। कभी कभी सोचती हूँ, काश मैं वहां होती। वो शानदार और जश्न भरा पल था। हमने खामने की हत्या के बाद कई जश्न देखे, जो देखना अच्छा था, भले ही देर से हुआ। लेकिन फिर भी अब तक जो भी सबूत सामने आए हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि ईरानी जनता की इच्छा को लगातार पश्चिमी अभिजात वर्ग द्वारा नजरअंदाज और खारिज किया जाता है। मेरा मतलब है, देखिए, इससे हमें ईरान के मुद्दे पर कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। पागलपन है, एक ही काम बार बार करना और अलग नतीजा चाहना। अब वक्त है कि हम ध्यान दें ईरानी लोग क्या चाहते हैं और ऐसे समाधान ना बनाएं जिन्हें वे जानते हैं कि काम नहीं करेंगे। ईरान वेनेजुएला नहीं है।
आप इस शासन को जारी रहने नहीं दे सकते और फिर उम्मीद करें कि यह पहले से अलग व्यवहार करेगा, चाहे कोई भी खामनेई फैसले ले रहा हो। महिलाओं और सज्जनों, इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी और ईरान युद्ध व मध्य पूर्व की घटनाओं पर जानकारी दूंगी। अगर आपके पास कोई कहानी या सुझाव है तो एक्स पर एमिली के श्रेडर या इंस्टाग्राम पर एमिली इन टेल अवीव से संपर्क करें। अगले हफ्ते JNS के एक्सेस ऑफ ट्रूथ पर मिलेंगे।